अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमने चैप्टर नंबर 12 का 5th थ्योरम करना है। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो 4th थ्योरम पढ़ा था ना, तो आज जो थ्योरम हमने पढ़ना है वो 4th वाले का कन्वर्स है। ठीक है, कन्वर्स है मींस के उलट है। स्टार्ट में भी हमने 2 थ्योरम ऐसे पढ़े थे, फर्स्ट और सेकंड आई थिंक, कि उसमें जो है वो एक थ्योरम दूसरे का कन्वर्स था। ठीक है, तो कन्वर्स का मतलब ये होता है कि उस स्टेटमेंट की एक डायरेक्शन से अगर हम चलते हैं तो भी वो बात ठीक है, और अगर हम उल्टी डायरेक्शन से चलते हैं तो भी वो बात ठीक है। ठीक है, ये होता है कन्वर्स, किसी चीज़ का कन्वर्स होना। तो अब इस थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ने से पहले हम जो है वो 4th थ्योरम की स्टेटमेंट रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हमें जो है वो इसका कन्वर्स समझने में जो है वो आसानी हो जाए। तो हम 4th वाले की स्टेटमेंट देखते हैं। वो ये थी कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। मतलब कोई सा भी पॉइंट जो एक एंगल के बाइसेक्टर पर है वो इक्विडिस्टेंट होगा फ्रॉम इट्स आर्म्स। तो ये इसकी स्टेटमेंट थी। अब हम चलते हैं आज वाले टॉपिक की तरफ। तो आज हमने पढ़ना है 5th थ्योरम। तो उसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल equidistant from its arms is on the bisector of it। दोबारा देखें कि एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, कोई सा भी पॉइंट जो कि एंगल के इनसाइड है, एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, और वो उस एंगल के आर्म से भी इक्विडिस्टेंट है, तो वो पॉइंट जो होगा जो एंगल के अंदर है वो बाइसेक्टर पर लाई करेगा। ठीक है, एनी से लेकर आर्म्स तक का जो पोर्शन है ये हमें गिवन है, और इस से लेकर एट तक का जो पोर्शन है ये हमें प्रूव करना है। ठीक हो गया। लास्ट जो थ्योरम अभी हमने देखा उसमें ये था कि कोई सा भी पॉइंट जो एंगल को जो है वो बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है, उस एंगल के कोई सा भी पॉइंट, तो वो पॉइंट जो है उस एंगल के आर्म से इक्विडिस्टेंट होगा। अब हमारे पास ये है कि कोई सा भी पॉइंट जो कि एंगल के इनसाइड है और वो आर्म से इक्विडिस्टेंट है तो वो बाइसेक्टर पर लाई करेगा। ठीक है, पिछला हमने ये पढ़ा कि अगर एक पॉइंट एंगल के बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है तो वो आर्म से इक्विडिस्टेंट होगा। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर उसके आर्म से इक्विडिस्टेंट है तो वो बाइसेक्टर पर लाई करेगा। ठीक है, तो ये हो गई कन्वर्स स्टेटमेंट। अब हम इसके गिवन पोर्शन की तरफ चलते हैं। Any point P lies inside angle AOB such that PQ is congruent to PR, where PQ is perpendicular on AB and PR is perpendicular on OA। ये बात आप डायग्राम से देखें। डायग्राम के कंस्ट्रक्शन का मेथड भी मैं अब बता देती हूँ और इससे गिवन पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने एक एंगल ले लिया है जिसका नाम है AONB। ठीक है, एंगल AONB। अब क्या करना है, अब हमने एक पॉइंट लेना है P एंगल के अंदर। ये एंगल के अंदर है ना पॉइंट, तो इस तरह से हमने एक पॉइंट P लिया है। और हमें ये भी गिवन था कि ये जो पॉइंट P है ये एंगल के आर्म से इक्विडिस्टेंट है। तो एंगल का आर्म ये होता है ना OA एंड OB, तो हमने P को OA से ज्वाइन किया है पॉइंट R पर। ठीक है, और इस तरह से किया है कि जो PR OA पर एंगल बना रहा है ना ये 90 डिग्री का है। ठीक है, जिसको हमने यहाँ पर लिखा कि PR इज परपेंडिकुलर ऑन OA, एंड सेकेंडली P को हमने OB से ज्वाइन किया मीटिंग एट द पॉइंट Q, और यहाँ पर भी जो एंगल बन रहा है PQ का OB के साथ वो 90 डिग्री का बन रहा है। इस वजह से यहाँ पर लिखा कि PQ इज परपेंडिकुलर ऑन OB। ठीक हो गया। तो अब हमने ये पहले हमने एंगल लिया, फिर हमने पॉइंट लिया, फिर हमने PR को PQ से ज्वाइन किया, इस वजह से क्योंकि PR का डिस्टेंस PQ के डिस्टेंस के इक्वल है। फिर हमने कह दिया कि एंगल्स 90 डिग्री के हैं। अब हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि ये जो पॉइंट P है ना ये बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है। किसके बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है? एंगल AOB के बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है। कंस्ट्रक्शन में क्या है? कंस्ट्रक्शन हमारे पास ये है कि हमने P पॉइंट को O पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। प्रूफ में जैसे जब हमने पॉइंट P को O से ज्वाइन किया था तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम दैट फिगर कि दो ट्राइंगल्स बन चुकी हैं यहाँ पर।
नंबर 1 POR एंड द सेकेंड वन इज POQ। ठीक है, दो ट्राइंगल्स हैं, तो हमने इन दोनों ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डेंस ले ली और हमने लिखा कि इन ट्राइंगल POQ कोरस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल POR। फर्स्टली हमने एंगल देखे हैं कि एंगल PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PRO। क्यों लिखा हमने ये? हमने लिखा कि एंगल PQ एंड PRO इज कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि हमने ये बात गिवन में कही थी कि जो PQ है वो परपेंडिकुलर है ऑन OB एंड PR इज परपेंडिकुलर ऑन OA। इट्स मीन कि ये भी एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 है, तो 90 90 के इक्वल होता है। इट्स मीन कि एंगल PRO इज इक्वल्स टू PQO। इक्वल है तो हम कॉन्ग्रुएंट का साइन यूज कर सकते हैं, तो हमने लिखा एंगल PQO इज कॉन्ग्रुएंट टू PRO। और ये बात हमने लिखी कि ये हमने रीज़न इसके यहाँ पर ये दिया कि ये राइट एंगल्स हैं। उसके बाद PO इज़ कॉन्ग्रुएंट टू PO। ये क्यों लिखा? ये इस वजह से लिखा कि PO जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड है, तो इस वजह से हमने कह दिया कि वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसके बाद हमने कहा कि जो PQ है वो PR के कॉन्ग्रुएंट है। PQ PR के कॉन्ग्रुएंट है, ये तो हमें गिवन में था कि जो पॉइंट P है वो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम इट्स आर्म्स, तो हमने गिवन की रीज़न दे दी। अब देखें, अब एक एंगल दो साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, तो क्या होगा? एक साइड और दो एंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते होते हैं? SAS पोस्टुलेट मीन्स साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं वहाँ पर। इसको यूज़ करते हुए हम ये कहते हैं कि ट्राइंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POR, क्योंकि पोस्टुलेट भी हमें यही कहते हैं कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, और जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो हमें ये भी पता है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो हमने कहा कि जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो जो एंगल POQ बन रहा है वो इक्वल होगा POR के। ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डेंस एंगल है ना, इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का, ये दोनों कॉरस्पॉन्डेंस एंगल्स हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल POQ थी, दूसरी POR थी। जब हमने कह दिया कॉन्ग्रुएंट है तो इट्स मीन ये वाला एंगल जो बन रहा है, इतना एंगल, ये कॉन्ग्रुएंट होगा इतने एंगल की, क्योंकि इन दोनों की आपस में कॉरस्पॉन्डेंस है। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू POR बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग angles of congruent triangles are congruent। ओके, तो जब हमने कहा कि POQ is congruent to POR, इट्स मीन कि जो ये वाला एंगल है ये इक्वल है इस एंगल के। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो अब ज़रा पीछे जाएं, पीछे हमने किया क्या था? हमने P को O से ज्वाइन किया था। P को O से ज्वाइन करने के बाद ही दो ट्राइंगल्स बने थी, उसके बाद ही ये जो है हमारे पास दो एंगल्स बने थे। दोबारा देखें कि यहाँ पर एक एंगल था हमारे पास पहले, हमने P को O से ज्वाइन किया, इट्स मीन दिस एंगल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब हमें ये नहीं पता था कि ये दोनों एंगल्स जो बन रहे हैं ना ये इक्वल हैं या नहीं। ठीक है, उसके लिए हमने सारा प्रोसेस किया। एट द एंड अब हमें ये पता चल गया कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो ऐसा तो तभी मुमकिन है ना जब P इस एंगल ये जो P से लाइन जॉइन ड्रॉ की थी हमने O तक, तो ऐसा तो तभी मुमकिन है कि ये PO लाइन जो है वो बाइसेक्टर है इस एंगल की, क्योंकि जब कोई बाइसेक्ट करती है लाइन एंगल को तभी वो दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि अगर मतलब कि कोई सी भी लाइन ले लें वो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ऐसा नहीं होता। बाइसेक्टर होगा तभी जो है वो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो इस पॉइंट की बेस पे हमने कह दिया कि दैट इज P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। तो इस सारी डिस्कशन से ये बात प्रूव हो गई कि जो पॉइंट P है दिस इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल AOB।